वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी जिसका कोड है 201 और आज इसकी ये आपके सैम्पल पेपर की सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मैंने पहले वाले पार्ट में 5 तक हो गया था, आज 6 करेंगे। ये बेटा एक काव्यांश दिया गया है, ठीक है, ये वाला पूरा, और इसमें से आपको उत्तर छाट के लिखना होता है इसको समझ के। पहले एक बार इसको पढ़ लो, फिर उसके बाद देखते कैसे छाटना है और ध्यान से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि बस वीडियो को स्किप कर करके ऐसे देख लिया, 1 मिनट का वीडियो था बस कंप्लीट किया और हो गया। ध्यान से करोगे तो पेपर भी अच्छे से क्लियर होगा। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट के पहचान कर ले। ठीक है, ये वाला है। इसमें सिर्फ इतना समझ आया इस पैराग्राफ में कि यहाँ पे जो कवि है वो आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि आपको रास्ते में पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अब देखो पहचान क्या है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव है। खोल इसका अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कि उस चीज़ों को खोलो। पंथी, पंथी होते हैं जो रास्तों पे चलने वाले, ठीक है, यानी कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो आप पंथी, और पंथ होता है रास्ता। का अनुमान कर लो कि रास्ते पे चलने का अनुमान कर लो। ठीक है, तो अब देखो इन चार में से इनमें से सही आंसर क्या होगा। बाधाओं से बच के यात्रा करना, यात्राओं से पहले राह जानकर अपने लक्ष्य सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक ना हो तो यात्रा न करना, अज्ञात राह की यात्रा न करना। तो देखो मैंने बता दिया। खोल इसका अर्थ पंथी की, जब आप एक पंथी हो, ठीक है, आप एक राहगीर हो, आपको चलना है तो पहले आप रास्ते का अनुमान लगाओगे ना, तभी आप चलोगे। तो यही कहता है यात्रा से पहले हर जानकर अपना लक्ष्य पहले जानो और फिर सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। कविता में सरित गिरी गह्वर का प्रतीक है। ठीक है, सरित का मतलब होता है नदियाँ, गिरी का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये किसका प्रतीक है। देश के प्राकृतिक सौंदर्य का, पर्यावरण का, हिमालय के पर्यटन स्थल का, या मार्ग की बाधाओं का। तो यहाँ पे कवि कहता है कि सॉरी दिखानी होगा बेटा, यहाँ पे कवि कहता है इन चारों को पढ़ने के बाद कि ये क्या कहना चाहता है। यहाँ पे देखो स्टोरी में लिखा है कि आपको रास्ते में कभी नदियाँ मिलेंगी, कभी पहाड़ मिलेंगे, कभी खाइयाँ मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, रुकना नहीं है। तो मार्ग की बाधाएं, तो इसके लिए क्या है, मार्ग की बाधाएं। ये कोई सौंदर्यता का प्रतीक नहीं है, किसके लिए है, मार्ग में आने वाली बाधाओं के लिए। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ठीक है, आपके लिए बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती। कौन सी बाधाएं, जब आपको प्रश्न समझ में ना आए, कई बच्चे तो पहले ही हार मान के बैठ जाएंगे, हमारे से नहीं होगा, है ना, और कईयों को तो ये रहेगा कि अभी टाइम भी आ गया है, अब हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो ये कुछ बाधाएं होती हैं, लेकिन जो मन में ठान लेता है, जिसको है कि भाई चाहे जो भी हो अपनी हिम्मत से मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है, चाहे जैसा भी रास्ता हो, तो वो मार्ग की बाधाओं की बात करता है। काव्यांश के मूल विषय है, ठीक है, मार्ग की बाधाएं, जीवन के अनिश्चित में यात्रा की निरंतरता, जीवन की समस्याओं का समाधान, असावधानी से जीवन जीना, सावधानी से जीवन। तो काव्यांश का मूल विषय क्या है, कवि कहता है जीवन की अनिश्चितता, जिस चीज का आपको पता भी नहीं है, कुछ निश्चित भी नहीं है, में यात्रा, मतलब जीवन में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, फिर भी अपनी यात्रा को आपने चलाते रहना है, आपने रुकना नहीं है। कवि ने यही बोला है, आगे बढ़ना है, ना कि पीछे रहना है। ठीक है, काव्यांश में खालिस्तान और खालिस्तान अलंकारों का प्रयोग किया है। अब ये कहता है अनुप्रास और रूपक। ठीक है, अनुप्रास तो हर जगह है, क्यों है, क्योंकि सॉरी दिखाई नहीं होगा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ, काव्यांश का मूल विषय है मार्ग की बाधाएं,
जीवन की अनिश्चितता में यात्रा की निरंतरता। कि जो कवि कहना चाहता है कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, कितनी बड़ी बाधाएं आए, कुछ भी आए, ऐसे ही चलते रहना है। काव्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास देखो होता ही है सभी में, एक शब्द की बार बार आवृत्ति, जैसे इसमें बार बार लिखा हुआ था ना, बटोही बाट, है ना, ट ट की शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। और दूसरा है रूपक। रूपक की क्या विशेषता है? और रूपक अलंकार मतलब जहां उपमान और उपमेय का भेद खत्म कर दिया जाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। तो राजा कैसा था? बहादुर था, चौपट था, न्यायप्रिय था, विलासी था। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम है, ठीक है। ये पहला ही आपकी स्टोरी है और बहादुर की स्टोरी आपने पढ़ी भी होगी। तो उसमें लेखक क्या जो बेटा है, जहाँ बहादुर काम करता था ना, बहादुर कौन था? बहादुर जो था एक नौकर था, एक लड़का था और किसी के घर, लेखक के घर में वो काम करता था, लेखक का नौकर था। और जो लेखक थे उसका क्या नाम था? उसके बेटे का नाम था किशोर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने किशोर। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। तो बेटा कोई फोटो हो और उसके नीचे जो लाइन लिखी होती है, जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें उसको क्या कहते हैं? कैप्शन बोला जाता है। इसको आप याद करेंगे बहुत अच्छे से कि जब कोई फोटो दे दिया जाता है न्यूज़पेपर में और उसको नीचे लिखा जाता है तो उसको कैप्शन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो है इसी का है, अथवा करके दिया गया, हम सारा करके चलेंगे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य करना है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी वो आपको पता ही है किसका था, इसमें क्या स्टोरी थी? इसमें मीर और मिर्जा जो थे, तो जो थे ये शतरंज खेलने के माहिर थे। ये बहुत उन चीज़ों में बैठे रहते थे, हमेशा शतरंज खेलते रहते थे, ठीक है। और उन देश उस टाइम पे गुलाम था, लेकिन उनको कोई चीज़ की परवाह नहीं थी। तो ये कहता है इसका उद्देश्य क्या था? उस समय के समाज का चित्रण करना कि उस टाइम पे समाज कैसा था, लेखक ये दिखाना चाहता है। शतरंज के खेल की निंदा करना कि शतरंज बहुत गंदा खेल है, उसको मत खेलो, उसके बारे में। गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, ठीक है। मीर और मिर्जा के जीवन का चित्रण करना। तो ये कहता है कि गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, कि शतरंज के खिलाड़ी का मेन उद्देश्य क्या रहा था? गुलामों के कारणों के प्रति सचेत करना, ठीक है। कि जो गुलामी होती है ना, उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण यही होते हैं कि आप भोग और विलासिता में डूबे रहते हो और जो है लोग आप पे अधिकार जमाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय क्या है? अब बहादुर कोई फिरकी तो था नहीं, वो सारा दिन इधर उधर रहता था। क्यों रहता था? वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता था, वह बहुत शोर मचाता था, वह दिन भर खूब शरारत करता था, काम से बचने के लिए बहाने ढूंढा करता था, ठीक है। तो बेटा वो एक क्या था? एक लड़का था और वो अपने घर वालों से, उसकी माँ ने उसको डांट लगाई तो वो जो था किसी दूसरे के घर में भाग के चला गया था। और वहाँ पे जो ये कहानी लिख रहा है ना, वो लेखक उसी के घर गया और वहाँ पे उसने काम किया, ठीक है। अब काम क्या था? बहुत सारा काम होता है, तो बेचारा जो बहादुर था वो काम की वजह से इधर उधर भागता रहता था। माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर जाता है, बहादुर के इस कथन से ज्ञात होता है, ठीक है। तो ये जो बात बोली बहादुर ने कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भर जाता है, कि माँ बाप का कर्जा जो होता है वो उसको हम कभी भी उतार नहीं सकते। उसने माँ बाप से बहुत सारा कर्जा लिया है, उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है, उसे माँ और बाप के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास है, या उसे माँ बाप भी पूरा जीवन कर्जा चुकाते रहे। तो देखो, जब उसने ये बात बोली है तो इसका मतलब क्या है? कि उसे अपने कर्तव्य का एहसास है, कि ऐसे नहीं कि उसे गुस्सा आया और उसने बोल दिया, कि उसे पता है कि माँ बाप का कर्जा कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा और बेटा अगली वीडियो में मैं कराऊंगी आपको ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।